प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया में कोरोना के फैलाव में कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो पाबंदियां हैं वो नरम कर दी गई हैं, और जो फेस मास्क पहनने की पाबंदी थी और दीगर पाबंदियां थी कोविड के हवाले से, उसमें अब नरमी की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई कोविड की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, या फिर दबाव की वजह से ये पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं। और हुकूमत के ऊपर जो है वो न सिर्फ हुकूमत के ऊपर बल्कि पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी दबाव काफ़ी रहा है, जो अभी भी बरकरार है कि उन्होंने कोविड की खिलाफ वर्जी की थी। वो मामला कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले दिनों में कोविड की सूरत हाल क्या रहेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। डॉक्टर ताबिंदा दुगल हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं NHS UK में, और डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। गुलाम हुसैन अमान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि क्या वाकई कोरोना के फैलाव में कुछ कमी हुई है, रुक गया है ये फैलाव, या फिर ये जो पाबंदियां हैं ये दबाव की वजह से हटाई जा रही हैं जो हुकूमत पर था? मेरा ख्याल है दोनों बातें ठीक है। एक तो मैं बताऊं कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस जब से ये फैला था, इसके बारे में ये परसेप्शन ये है कि ये शायद ज्यादा डेडली नहीं है, और लेकिन केसेस तो अभी भी आप कह रहे हैं कि लाख और 80,000 के करीब हैं जो कि अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन शायद ज्यादा डेडली ना होने की वजह से जो है वो जो फियर था वो थोड़ा सा कम है। और लेकिन अब जो स्टाफ था NHS का वो भी कुछ वापस आना शुरू हो चुका है, और जो शॉर्टेज थी वो कम होना शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बरतानवी रियासत पर बिल्कुल दबाव था, अभी भी जो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस हैं, जो मुख्तलिफ जो कारोबारी तबका है, उसके मुताबिक कि अगर इसी तरह पाबंदियाँ लगती रही तो मैशत जो है वो बरतानिया की वो मजीद बैठ सकती है। तो इसी वजह से कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जी अब ये कोरोना वायरस जो है वो इसके साथ ही हमें जीना सीखना पड़ेगा, और इससे कोई ना कोई वेरिएंट इसी से आता रहेगा और लाइफ को भी साथ साथ चलाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए बोरिस जॉनसन ने जो है वो अचानक एकदम जो है ये सारी पाबंदियां जो है वो समझ लें कि तकरीबन वो जो नाफज की थी उसको जो है वो वापस कर दिया है, और अब सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो लीगली उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो फेस मास्क है गवर्नमेंट की तरफ से उसको भी पहनना लाजमी करार नहीं है, लेकिन ये भी साथ कहा गया कि अगर कोई दफ्तर या कोई ऐसी जगह है वो समझते हैं कि जरूरी है तो वो उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है बाई लॉ इसकी पाबंदी खत्म कर दी गई है। और अभी भी जो है वो पिछला रोज भी केसेस और कार्ड हुए थे, लेकिन वो आज जो है वो जिस तरह पहले हो रही थी कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर के अंदर उतनी बड़ी तादाद की नहीं है। तो इसी वजह से इसका जो खतरा कम महसूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाबंदियां जो है वो नरम हो रही है, और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए भी जो है वो पाबंदियां नरम की जा रही हैं, और जो लोग यहाँ से फ्लाई करना चाह रहे हैं उनका जो है वो टेस्ट वो भी स्क्रैप कर दिया गया है, और जो बरतानिया वापस आ रहे हैं उनका जो PCR टेस्ट था उसको भी खत्म कर दिया गया है। सही है। डॉक्टर ताबिंदा साहबा, आप कैसे देखती हैं प्लान B के खात्मे को? जी थैंक यू असद, अस्सलाम वालेकुम। प्लान B का जो खात्मा था ये तो आप समझ लें कि एक तरह से नागुज़ीर ही था, क्योंकि अब जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में जो मिली है वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि इसने सारा देखें डेल्टा वायरस को रिप्लेस कर दी, और अब ये लगता है कि ये इन्फेक्शन होकर ही रहनी है, हर इंसान को ही होकर। तो जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनको इससे ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं मजीद, यानी कि उनको फेटल इश्यूज हो सकते हैं, उनको तो बचकर ही रहना है अभी। मेरा ख्याल है उनके लिए तो ये प्लान B जारी रहेगा, लेकिन बाकी लोग जो सेहतमंद थे या जो अपने आप को रिलेटिवली एबल समझते हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है इसका होना जो था वो यही था कि यही होना था, क्योंकि इसमें आप देखें जो नया एक ओमिक्रॉन का एक और BA.2 जो वेरिएंट आया है वो उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो अब ये मुझे लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल होनी नहीं थी कि जिससे बचा जा सके। तो मेरा ख्याल इसी में सेंस थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों के ऊपर छोड़ दें कि जिन लोगों को एहतियात करनी है वो करें, जिनको नहीं करनी वो ना करें। और क्योंकि ये एक तरह से आप समझ लें कि इम्पॉसिबल हो गया था लोगों को सेव करना।
सही है। डॉक्टर तबिंदा साहब, मेरे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। ये अभी डॉक्टर तबिंदा जो हमारे साथ बात कर रही हैं, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि क्या जब कई मुल्कों में हम देखते हैं जैसे बरतानिया जैसे मुल्क में कि वहाँ पर सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद भी लाखों लोगों को ओमिक्रॉन अटैक कर रहा था, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में पाबंदियाँ ज़्यादा नहीं थीं लेकिन मजमूई तौर पर लोग महफूज रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जब पाबंदियों के बावजूद जिसको होना है यानी होकर ही रहना है तो फिर सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगाने का फ़ायदा नहीं है? क्या इस स्कूल ऑफ थॉट से आप इत्तफाक करते हैं? देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको होना है, अल्लाह ना करे कि हो। इस तरह अगर होने लगा और शरह अमवात कितनी भी कम ले लें, अगर हमारे 7 अरब लोगों को होना है तो फिर और कम से कम करोड़ों में डेथ रेट चला जाएगा। इस वक्त तक 70 लाख सिर्फ मरे हैं, तो इसका मतलब है इसी मोर्टेलिटी को हमें 4 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो लोएस्ट मोर्टेलिटी फिगर्स भी रखें। तो मैं नहीं समझता कि ये रवैया मुअस्सर है, और मैं ये भी नहीं समझता कि सबको होना है और होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को होगा लेकिन ज़्यादा लोग बचे रहेंगे इससे और अपनी अकल से, अपनी फहम से बचे रहेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। देखें, सख्तियाँ करना एक मामला है, लेकिन सख्ती करके ये सोचना कि इससे बचे रहेंगे वो एक दूसरा मामला है। इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो किस किस्म की है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। बरतानिया की पॉपुलेशन बड़ी एजिंग पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन रेट्स डिक्रीज कर रही है। हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, बल्कि यंगेस्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त। हमारे 42% लोग 32 साल से कम उम्र के हैं। तो जब इतनी कम उम्र के लोग होंगे तो उनमें मोर्टेलिटी कम होगी। बरतानिया में जो ज्यादातर मोर्टेलिटीज हुई हैं ओल्ड पीपल होम में हुई हैं, जहाँ पे मील्स ऑन व्हील्स और सोशल सपोर्ट में वो रहते हैं, और वो अक्सर जो मोर्टेलिटीज हैं अगर आप उनकी स्टडी करें तो 60 साल से ज्यादा हैं। दूसरी जो इसकी वजह, क्योंकि उस एज में आपको कोमोबिलिटीज भी उतनी ज्यादा होती हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज में मोर्टेलिटी तकरीबन 32% ज्यादा होती है, क्योंकि ACE2 रिसेप्टर्स जिसके साथ वायरस ने लगना होता है वो बहुत ज्यादा हुए होते हैं पॉपुलेशन में, और उनका थ्रेशोल्ड भी बहुत ज्यादा लो हुआ होता है कि लो थ्रेशोल्ड पे वो अटैच हो जाती है, क्योंकि वो ACE रिसेप्टर्स एक कलीदी किरदार प्ले करते हैं हार्ट फेलियर में, आपकी प्रोटेक्शन में। इसी तरह हाइपरटेंसिव्स हैं, डायबिटिक्स हैं और सिगरेट स्मोकर्स हैं, इन सब में ACE2 रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं तादाद में, तो इसलिए वायरस बाइंडिंग भी ज्यादा होती है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि वहाँ उन मुल्कों में धूप बहुत कम होती है और हमारे मुल्कों में धूप अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा होती है, तो हमारे विटामिन डी लेवल उनसे कदरे बेहतर होते हैं, खासकर गर्मियों में। और उसकी वजह से, और हमें पता है डायरेक्टली कि विटामिन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इसके लगने से भी और इसकी आउटकम्स पे भी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो बरतानिया ने अभी किया है, बोरिस जॉनसन ने, वो बहुत गलत किया है, और वो पहले भी गलत करके वापस यूटर्न ले चुके हैं। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पाबंदियों को खत्म कर दें। इस वक्त तक, आज के दिन तक आपको पाबंदियों से ही जिंदा रहना पड़ेगा, आपको वायरस ही डिक्टेट करेगी, आपको अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी बजाय इसके कि आपको इंसानों की जिंदगियों की या अपने इर्द गिर्द के लोगों की आप कुर्बानी दें। इसलिए मैं समझता हूँ ये रवैया ठीक नहीं है, और ये कोई साइंसी बुनियादों पे नहीं है, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग की वजह से लीडर्स, पॉलिटिशियंस करते रहते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन इसका दूर दराज तक कोई इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये चीजें साइंसदानों पे छोड़नी चाहिए और उनसे फीडबैक लेनी चाहिए, इनको अपनी मईशत देखनी चाहिए, इनको अपनी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर पे कैसे पैसे लगाने हैं, किस तरह हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आइंदा भी दिनों में अगर 70 लाख लोगों ने मरना है किसी चीज से, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा कभी भी, वो कोई ना कोई माइक्रोब ही होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगी या कुछ होगी। तो इसलिए ये होगा। और दूसरा जो मैं भी सुन रहा था डॉक्टर तबिंदा साहबा का, तो मैं अनफॉर्चुनेटली उससे एग्री नहीं करूंगा कि हर्ड इम्यूनिटी इस तरह क्रिएट की जाए, क्योंकि अगर आपको लग गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं दोबारा नहीं लगेगा, खासकर जब वायरस म्यूटेट कर गई है। अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी क्रिएट हुई भी है
तो आपकी वाइल्ड टाइप वायरस जो वुहान से शुरू हुई थी उसमें हुई है, तो उसके बाद तो तकरीबन 20 आ चुकी हैं और ये वायरस की म्यूटेटिंग पोजीशन 39,000 है। 2 वायरसेस बन के एक बनी थी वुहान में हॉर्सशू बैट में, और वहां से स्विच हुई थी, स्पीशीज स्विच जिसको कहते हैं, ह्यूमन स्विच हुई। तो उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, और हर दूसरे महीने, अभी तो आप ओमिक्रॉन की बात करें, अभी डेल्टा क्रॉन भी आ चुका है, साइप्रस से रिपोर्ट हो रहा है, तकरीबन 38 केसेस वहां से रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले हफ्ते। तो इसलिए ये तो म्यूटेशंस आती रहेंगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत उसमें है, और वो जो इम्यूनिटी आप करते हैं एक्वायर आफ्टर द इन्फेक्शन, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है और बहुत जल्दी रैपिडली फॉल करती है, स्पेशली बी सेल इम्यूनिटी। और उसके बाद दूसरा तीसरा अटैक हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको 3 दफा हुआ है, अभी 2 दफा तो अभी हुआ है पिछले 2 हफ्तों में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप हर्ड इम्यूनिटी इस तरह क्रिएट करें। इम्यूनिटी क्रिएट करने का अल्लाह ताला ने हमें एक टूल दिया है, वो इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। वैक्सीनेशन के जरिए भी इम्यूनिटी फॉल होती है ओवर टाइम, और फॉल हो रही है। जो वैक्सीन हमारी 95% थी किसी भी बीमारी से बचाने को, वो 65 से 70% तक आ गई हैं। लेकिन जो अच्छी चीज है, खुशाइन चीज है, सीरियस डिजीज बचाने से, आपको जो सीरियस डिजीज यानी कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें जरूरत पड़े, जिसमें आईसीयू केयर या वेंटिलेटर या आपकी जान को खतरा हो, उससे बचाने के लिए अभी भी वो काफी मुअस्सर हैं, अराउंड 80% तक, 80% तक, जो पहले 100% थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हमें इसी तरह ही पाबंदियों से, और हमें जब तक कि हम इस वायरस को रुखसत नहीं कर देते दुनिया से, और रुखसत ये होगी तब जब हम एज ए लाहौरिया, एज ए पाकिस्तानी या एज एन एशियन नहीं सोचेंगे, एज ए ग्लोबल सिटीजन सोचेंगे। देखें, हम कहते हैं कि कोविड-19 में नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो हमें उन लोगों को हंट करना पड़ेगा जहां वैक्सीनेशन बहुत कम हुई है, हमारे गांव में, हमारे दही इलाकों में, और अफ्रीका में जहां से ये मोस्टली म्यूटेशन आ रही हैं और अभी भी आएंगी, क्योंकि वहां वैक्सीनेशन रेट सिर्फ 6% है। जिन ममालिक ने, बरतानिया हो गया, इजराइल हो गया, इन्होंने हर्ड इम्यूनिटी 80% को लगा भी दी, लेकिन आउटब्रेक होती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन ट्रेवल करके आता रहेगा। तो इसलिए ये ग्लोबल लेवल पे 80% को आप इंजेक्ट करेंगे, प्रॉपर करेंगे, देन आप इसको रुखसत कर सकेंगे, और वाकई ही आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फिर जिंदगी गुजार सकेंगे। अभी आपको पाबंदियों से ही गुजारना आपके लिए सेंसिबल होगा। सही है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मैं ये जो आपने कहा कि हमें पाबंदियों के साथ जीना सीखना होगा और हमें इसकी आदत अभी बरकरार रखनी होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि नफसियाती तौर पर, ख़ासतौर पर ओमिक्रॉन आने के बाद नफसियाती तौर पर लोगों के अंदर डर ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं ठीक है, मामूल का नज़ला ज़ुकाम होगा, बुखार होगा और उसके बाद सही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो अभी हम देख रहे हैं कि कराची में तकरीबन हर घर में लोग बीमार थे, लेकिन टेस्ट नहीं करवाया ज़्यादातर लोगों ने, और तस्लीम भी नहीं किया ये कोविड था, और कहा कि ये तो बस मामूल का वायरल है, बुखार हुआ, ख़त्म हो गया। तो ये जो नफसियाती तौर पर लोगों का डर ख़त्म हो गया, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। मैं आपके सामने ये सवाल भी रखूँगा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तबिंदा साहिबा, एक तो अभी डॉक्टर साहब ने अपनी राय का इजहार किया कि हमें जो है वो हम ये नहीं सोच सकते कि हर शख्स को ये होना है और होकर ही जाना है, तो इसलिए पाबंदियों का फ़ायदा नहीं है। तो एक तो आप ज़रा ये बताइएगा कि आप क्या बरतानिया और पाकिस्तान की सूरत हाल में जो डिफरेंस डॉक्टर साहब ने क्रिएट किया है, एक्सप्लेन किया है, आप उससे भी इत्तफाक करती हैं कि जी वहाँ पर पाकिस्तान में इसलिए लोग महफूज हैं क्योंकि यहाँ पर एज फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है? देखिए असद, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, यूरोप को देखें तो सबसे ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होती है डेनमार्क में इस वक्त। आप देखें वो उनको हमेशा से ही आप समझें कि दे हैव बीन एन अनफॉर्चुनेट कंट्री थ्रू आउट द पेंडेमिक। उनको आप देखें, उनके फिगर सबसे ज़्यादा होंगे बिकॉज जीनोम सीक्वेंसिंग है। जहाँ पर इसका सबूत होगा कि ये इतने लोगों में टेस्ट हुआ और इतने लोग पॉजिटिव हैं, वहीं के स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो आप समझें कि दे आर द सेफ स्टेटिस्टिक्स एंड दे आर द ट्रू स्टेटिस्टिक्स। अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं हम महफूज हैं और हमारी पॉपुलेशन यंग है या हमारे पास विटामिन डी है
और इन बेसिस के ऊपर आप नहीं एस्केप कर सकते, क्योंकि अगर सीक्वेंसिंग होगी तो उतना ही होगा। लेकिन बात यही है कि जो महसूस करने वाली चीज़ है वो जाहिर सी बात है कि आपको पता है यंग लोगों में इसका फेटेलिटी कम है। तो वो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है जहाँ जहाँ हो रही है, अमेरिका में नहीं हो रही। अमेरिका में आपको पता है कितना ज़्यादा इसका असर हुआ। अब बरतानिया में होती है जीनोम सीक्वेंसिंग और जैसे ही कोई नया वेरिएंट आता है उसको वो पकड़ लेते हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि शुरू में जब ये पेंडेमिक शुरू हुई थी तो उस वक्त डेली अपडेट्स आती थी, नंबर 10 से डेली अपडेट्स आती थी, फिर वीकली अपडेट्स आने लगी। तो साइंसदान सब ऑन बोर्ड हैं इसके साथ, और मेरा ख्याल है कि उनकी राय को आगे रखते हुए ये बात हुई है कि ये जो जिस तरीके से जितनी तेज़ी से डेल्टा को ओमिक्रॉन ने रिप्लेस किया है, इसका लगने का स्टाइल और लगने का अंदाज जो है वो इतना तेज़ है कि उससे बचना किस तरह बचा जाएगा। आपने वैक्सीनेशन सबसे आगे रखी, देखें बरतानिया में तकरीबन 75 से 80% लोगों को वैक्सीन हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी को क्वालिफाई करते हैं। तो देयरफॉर मेरा ख्याल है कि एक फर्स्ट वर्ल्ड है और एक डेवलपिंग वर्ल्ड है, उनका मुकाबला करना, डॉक्टर साहब ने ये बात ठीक कही कि जब तक कि सबको वैक्सीन मिल नहीं जाती तो वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा कि आप कम्प्लीटली लिफ्ट करें उन कंट्रीज में जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। एंड एट द सेम टाइम इससे इत्तेफाक करती हूँ कि वेरिएंट्स आते रहेंगे इन्हीं ममालिक में जहाँ पर कि वैक्सीनेशन नहीं हुई थी पूरे तरीके से। लेकिन मुझसे आपने बरतानिया की बात की, पाबंदियाँ लिफ्ट करने की, तो बरतानिया के तनाजुर में अगर आप इसको देखें तो जिस तरह से यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग होती रही है, यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रही है। और उसके बाद आप देखें कि NHS के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस वक्त, कि अगर हम मुस्तकिल इन लोगों को आइसोलेट करते हैं, मैं खुद एक अस्पताल में काम करती हूँ, हम इनको मुस्तकिल आइसोलेट कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक लोगों को जो किसी और वजह से आए हैं और कोविड उनको पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हर मरीज का और उनको आइसोलेट कर रहे हैं, तो उसको करने की पॉसिबिलिटी कम से कम होती जा रही है। बिकॉज हम लोग इस तरह आप समझें कि प्लानिंग के तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए और दूसरी बात यह कि इतनी तेजी से ये लगता है वायरस कि इससे किस तरह बचा जाए। अब बावजूद मास्क के, बावजूद सब प्रिकॉशंस के लग रहा है लोगों को, और बावजूद वैक्सीनेशन के, लेकिन यही बात है कि उनकी अस्पताल के एडमिशन्स कम हैं या उनकी अमवात का जो है तनासुब वो कम हो गया है। तो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट रिजल्ट वी कुड हैव आस्क्ड फॉर आफ्टर अ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कैंपेन। अगर आपकी एक बहुत अच्छी एक वैक्सीनेशन कैंपेन हुई है और लोग जो हैं वो जिनको फॉलो करना है, उनके GPs उनको लेटर्स भेजते हैं कि आपको शील्ड करना है, आपको नहीं शील्ड करना, तो ये एक बड़े आप समझें कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इस सारी कैंपेन को डील किया गया। तो लिहाजा अगर आप उसको देखें, एक सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड मैसेजेस हैं यहाँ पर भी, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो एकदम निकल के आ जाएंगे और उनकी वजह से आपको पता है स्कूल खुलने की वजह से दोबारा एक स्पाइक आई है, वो होगा। लेकिन कब तक उससे जो है आप करेंगे कि ये हमको रोक के रखेगा, या कब जिनको रुकना है, जिनको मास्क पहनने हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई हुई, और आपको पता है कि NHS में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं कराई थी उनको उन्होंने कहा है कि जी आप या जॉब छोड़ दें या आप वैक्सीन करा लें। तो एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की वैक्सीन कैंपेन आई है और बहुत एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, बहुत तरीकों से उन्होंने इस चीज़ को अप्रोच किया है। और मेरा ख्याल है कि हर मुल्क की अपनी डायनामिक्स हैं, हर मुल्क ने अपने लिहाज से फैसले करने हैं, और लोगों को यहाँ पर भी 2-2 बार लगा है और 2-2 बार हुआ है। और मेरा ख्याल है कि अभी जो ओमिक्रॉन का नया जो वेरिएंट आया है, जो BA.2 आया है, BA.2 और BA.1 के दरमियान इम्यूनिटी है। इस तरह के पुराने वायरसेस डेल्टा के और ओमिक्रॉन के दरमियान भी जिसको रिसेंटली हुआ है डेल्टा वायरस, वो ओमिक्रॉन से भिन्नती है। ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाकी वायरसेस दुनिया में आते हैं और उनका हमें मालूम नहीं है, उनके बारे में जो है वो चेकिंग नहीं हो रही, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती, इसके बारे में हो रही है और ज़्यादा हमको पता है। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कॉशियस हैं लोग, लेकिन इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और वही होगा। आप देखिएगा कि 1 साल में, 2 साल में यही होगा जो मैं अभी आपको कह रही हूँ। अगर मैं गलत हुई तो जाहिर सी बात है मैं आपको करेक्ट कर दूंगी आके, लेकिन इस वक्त यही लग रहा है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले, कि नफसाती तौर पर ऐसा लगता है ओमिक्रॉन के आने के बाद कि कोविड का डर ख़त्म हो गया है, लोग गैर मोहतात हो गए, इसलिए कि ये जो है वो किल नहीं करता इंसान को, ये सिर्फ मामूल का बुखार होता है थोड़ा सा, और इसमें जो है वो ज़्यादा मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखें असद, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, स्पेशली ऐसे मुल्कों में जहाँ एजुकेशन और अवेयरनेस लेवल काफ़ी कम है। बरतानिया से हम कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे जाहिर है लिटरेसी रेट 100% है, और लिटरेसी मीन्स लिटरेसी सिर्फ साइन करने वाली जी। तो इसलिए
ये जो पेंडेमिक फटीग है, इसमें मोस्टली हमारे ममालिक की, डेवलपिंग वर्ल्ड की मुब्तला होती है, क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं और हम शादियाँ 1000 दो हजार लोगों की हमने लाहौर में देखी और उसके फौरन बाद हमने देखा कि 200-300 लोग पॉजिटिव हो गए। अब जो जहाँ तक ये हमें समझने की चीज़ है कि जो ओमिक्रॉन है ये बेसिकली 50 म्यूटेशंस हैं इसमें, और इतने सेट ऑफ म्यूटेशंस एकदम कभी भी कोविड की हिस्ट्री में नहीं आए दिसंबर 2019 से लेके अब तक। और इसमें से 30 जो म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन की हैं, जो कांटे हैं इसके ऊपर, और वो कांटों ने ACE2 रिसेप्टर से फेफड़ों में लगना है, और इसकी वजह से जो उसका एक इंसान से दूसरे को लगने का चांस है वो 12 गुना बढ़ गया है। और लेकिन ये भी सही है, लोगों का ये परसेप्शन सही है कि इतना खतरनाक नहीं है, इसकी विरुलेंस इतनी नहीं है, विरुलेंस इसकी कम है, तो इसलिए वो किसी हद तक सही है, लेकिन ये नहीं कि इसकी विरुलेंस नहीं है। और जो अभी बर्कले यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है, अभी हमारी अपनी भी स्टडी हो रही है इसमें, जिसमें हमारी बहन कह रही थी होल बॉडी होल जीनोम सीक्वेंसिंग वो हम करते हैं, लेकिन दैट इज ए वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। हमारे पास हैं NGS, नॉन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर, लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारे नहीं करते। इसमें जो हमने देखा और हमने रिपोर्ट किया और बहुत सारे मुल्कों ने वो अडॉप्ट कर लिया है, वो ये है कि आप PCR को थोड़ा मॉडिफाई कर लें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप देखें कि कितनी प्रेवलेंस है इसकी आपकी कम्युनिटी में, तो ये वाहिद म्यूटेशंस आई हैं जिसमें S जीन ड्रॉप आउट है। बाकी किसी म्यूटेशंस में, चाहे वो डेल्टा थी, चाहे बीटा थी, चाहे लैम्डा थी, कुछ भी थी, उसमें S जीन ड्रॉप आउट नहीं आया। तो हम इसको जब S जीन ड्रॉप आउट आ जाता है तो हम रैंडमली करते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग, लेकिन हम रिलाय ज्यादातर, और इंग्लैंड और डेवलप वर्ल्ड में भी वो ज्यादातर S जीन ड्रॉप आउट पे करते हैं और फिर रैंडमली उसको चेक कर लेते हैं उसकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करके। तो एक वो तरीका है जो हमें इनोवेट करना पड़ता है अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी जो देखें लोगों का जो अनफॉर्चुनेटली ये है कि बिल्कुल नहीं है, ये तो हमें उनको सच बताना पड़ेगा कि वाकया ही इसकी विरुलेंस कम है, कि अगर लग गया तो आपकी मोर्टेलिटी के चांसेस कम हैं, आपके वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस, हॉस्पिटलाइजेशन उस तरह नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर देखें ये जो परसेप्शन है, हम सिर्फ ओमिक्रॉन के बारे में कह रहे हैं, और ओमिक्रॉन के बाद डेल्टा क्रॉन भी आ चुका है, और मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ साइंस कि अभी बहुत म्यूटेशन आएंगी, क्योंकि इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन बहुत ज्यादा है, 39,000 है। तो इसलिए जो भी वायरस इस तरह RNA वायरस जो रैपिडली डिवाइड करेगी आपकी बॉडी में, 1 बिलियन पार्टिकल्स में डिवाइड कर जाएगी, उसमें तो ज़ाहिर है इम्परफेक्शन आनी है। अब ये जो है, अल्लाह करे कि हम इसको सीरियसली लें, ताकि जो नेक्स्ट म्यूटेशंस आएंगी हो सकता है वो इसकी विरुलेंस इंक्रीज कर दें। ये तो अल्लाह के अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और कोई रोक नहीं सकता म्यूटेशन, तो है अल्लाह ताला की जात के। ना ये वायरस अल्लाह की मर्जी के बगैर आई है और ना उसकी मर्जी के बगैर जाएगी, लेकिन जहाँ तक इसकी हर्ड इम्यूनिटी ग्लोबल लेवल पे नहीं क्रिएट होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। चाहे बरतानिया 100% को लगा ले या इजराइल ने 100% के करीब लगा ली है, लेकिन उनके आउटब्रेक्स होती रहेंगी, क्योंकि ये ट्रेवल करके आती रहेगी और म्यूटेटेड फॉर्म आती रहेगी, तो फिर हो जाएगी आउटब्रेक। तो उसका तो इतना फायदा नहीं, बल्कि जो ज्यादा सबसे ज्यादा इस वक्त इंसानियत को डेंजर है वो ये है कि जो हमने वैक्सीन लगवाई हैं, बूस्टर भी, और ये वो खुदा ना खास्ता करामत रहें भी कि ना रहें, ये दैट इज द बिग क्वेश्चन। अभी तक जैसे मैंने कहा कि करामती उनकी लूज की है हमने इफेक्टिवनेस अगेंस्ट एनी डिजीज एंड सीरियस डिजीज, लेकिन खुदा ना करे कि इतनी लूज कर जाए, लेकिन एट द सेम टाइम चलें ये भी गनीमत है कि कारामद या कारामद ना होना ही ज़ेर बहस रहे, लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी अभी तक ये मानना रहा है कि ये नुकसानदेह भी हो सकती है फ्यूचर में जाके। देखिए आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है अगेंस्ट ओमिक्रॉन इस वक्त हमें पता है, क्योंकि हम सेंसिटिविटी पे भी बहुत काम कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी, और अभी हम 2nd या 3rd जनरेशन वैक्सीन की भी सेंसिटिविटी और टेस्ट कर रहे हैं, खासकर ZF 2001 की, और बहुत इफेक्टिव पा रहे हैं उस वैक्सीन को। वो इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन है,
तो देखें मैसेंजर आरएनए जो है टेक्नोलॉजी, ये पहली दफा नो डाउट वैक्सीन में यूज हुई है, लेकिन एंटी कैंसर और बाकी दवाइयों में साल से दहाइयों से यूज हो रही है। बाकी जो हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन या आपकी कोई एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे साइनोफार्म, साइनोवैक वगैरह थी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी तो हम बहुत देर से मीजल, मम्प्स, रुबेला और पोलियो में वही टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब 8 साल के बच्चों को लगनी चाहिए ये, क्योंकि जो स्टडीज हुई हैं 8 साल में भी ये बिल्कुल सेफ हैं, और शायद हमें वक्त के साथ इसको 5 साल के बच्चों को लगानी पड़ेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन से देखा गया कि ये बच्चे क्लासेस से, स्कूल से, जिनमें पाबंदियां लगाना बहुत चैलेंजिंग है बच्चों में। जाहिर है बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो घर ले जाते हैं और पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि एक हमें करना पड़ेगा कि हमें बच्चों पे अटेंशन देनी पड़े। ठीक है, राइट सर। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो डेल्टा क्रोन है इसकी अलामत क्या हैं और ये कितना मुख्तलिफ है डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन साहब, ये बताइए कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पे काफ़ी दबाव था उनके ओहदे पर बरकरार रहने के हवाले से, क्योंकि उन्होंने वायलेशंस की थी, जो पाबंदियां थी उसकी, और कहा जा रहा था कि शायद वो सर्वाइव ना कर पाएँ। क्या अभी भी वो इसी ख़तरे से दो चार हैं, या अब हम कह सकते हैं कि उन्होंने सर्वाइव कर लिया है? देखिए, ये डिपेंड करता है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो ये फैसला होगा कि क्योंकि अभी जो एक और इंक्वायरी थी जो कि उनकी सिविल सर्वेंट कर रही थी, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो भी मुकम्मल पब्लिश नहीं हुई। फिर उसके बारे में स्पेकुलेशन है कि रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया और वो, लेकिन जैसे ही अभी पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया है, तो उसके बाद जो है वो उस रिपोर्ट को भी रोक लिया गया है, और इसलिए कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर कोई जो है वो असरअंदाज ना हो। और अपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा इस पर शोर मचा रही है, और इसको ज़ाहिर है बहुत ज्यादा कर रही है कि अगर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर SOP के ऊपर अमल नहीं करता, तो यकीनन एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा ख्याल से अगर पुलिस ने जो है उसके अंदर गिल्टी करार दे दिया प्राइम मिनिस्टर को या पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर थे, तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रबल के अंदर आ जाएंगे, और हो सकता है कि इन्हें जो है वो अपने साथ हाथ धोना पड़े। लेकिन ज़ाहिर है टोरी पार्टी और जो पुरानी पार्टी, उनकी कोशिश है कि इसको जो है वो स्कैंडलाइज ना होने दिया जाए, और इसको सिर्फ इसी हद तक रखा जाए कि एक वो जो है वो ऐसी कोई सेलिब्रेशन पार्टी नहीं थी, या हम कोई उसके अंदर कोई इस तरह की पार्टी नहीं कर रहे थे कि जिसमें हम कोई खुशियाँ मना रहे हों। लेकिन उनका तो यही कहना है कि जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको हमने जो है वो एक छोटा सा जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए जो है वो इस तरह की पार्टी का इनेकाद किया। लेकिन ज़ाहिर है जब पूरे मुल्क के अंदर जो है वो लॉकडाउन की वजह से पार्टियां बैन है और गैदरिंग बैन है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो खाली अपोलॉजी है वो मेरा ख्याल है एक्सेप्ट नहीं की जा रही पब्लिक के अंदर। सही है। अच्छा डॉक्टर ताबिंदा साहब, ये बताइए जो पाबंदियां ख़त्म हुई हैं इसके बाद हेल्थ सिस्टम के ऊपर कितना दबाव आ सकता है? क्योंकि NHS के ऊपर पहले ही इतना दबाव है, रूटीन की जो सर्जरीज़ हैं वो लिखी हैं, और इसके अलावा जो है वो पहले से ही जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, तो कितना दबाव पड़ सकता है या बढ़ सकता है मज़ीद इन पाबंदियों के खात्मे के बाद? देखिए, अभी इन्होंने नर्सिंग होम्स में विजिटेशंस खोल दी हैं कि पहले इन्होंने बहुत देर से पाबंदी लगाई थी कि जो ओल्ड एज होम्स थे वहाँ पे लोग नहीं जा सकते थे, और बहुत देर से लोग अपने पेरेंट्स को नहीं मिले थे। वो पाबंदियाँ लिफ्ट हुई हैं। नर्सिंग होम्स में 100% लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। जो उनको जाने वाले होंगे उनको भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और तो ये साइड कवर्ड है। जो जनरल पब्लिक है, जैसे स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल्स में जाएंगे और मजीद स्पाइक आएगी जब स्कूल की छुट्टियां होंगी, फरवरी में हाफ टर्म ब्रेक होगी और उसके बाद दोबारा जाएंगे, तो ये एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है उसकी कि इसमें स्पाइक में एक राइज आएगी, जैसे कि आई थी। आपने देखा कि दिसंबर और जनवरी में एक राइज आई थी ओमिक्रॉन केसेस में, मगर उसके साथ उन्होंने ये भी उसको कहा, उन्होंने सॉर्ट ऑफ समझे कि इसको नॉर्मलाइज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जी आपको आइसोलेट तभी करें
जब आपको जो है सिम्टम्स ज़्यादा हो, आप पॉजिटिव आ भी गए तो आइसोलेट जब करें जब सिम्टम्स ज़्यादा हो, काम पर आए। NHS वर्कर्स के लिए तो ये नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए ये है। फिर आइसोलेशन पीरियड कम हो गया, 10 दिन से 14 दिन से 10 से 5 हुआ, और इस तरह करके वो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। अब दो बातें हो सकती हैं उसमें, एक तो ये है कि एकदम एक स्पाइक आएगी और हेल्थ सिस्टम जो है वो दोबारा वापस चला जाएगा उसी प्लान के ऊपर कि जी सख्ती होगी दोबारा। लेकिन अस्पतालों का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कॉमन पब्लिक। तो अस्पतालों के अंदर इन्फेक्शन भी फैलती रहती है, लेकिन शायद उसका चांस अभी भी कम हो। हम लोग अभी भी मास्क पॉलिसी के ऊपर ऑपरेट करेंगे, हम अभी भी PPE लेंगे, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल इक्विपमेंट है वो लेंगे। तो अस्पताल के अंदर का जो है वो शायद इतना ना हो, लेकिन अस्पताल के बाहर मुझे लगता है कि कुछ आएंगी आउटब्रेक्स और उसका असर पड़ेगा NHS के ऊपर। इसी तरीके से जैसे हम लोगों को अपनी इमरजेंसी सर्जरी सिर्फ हम कर सकते हैं, जो बुक्ड सर्जरीज हैं वो नहीं हो पा रही, और बहुत ज़्यादा एक बैकलॉग हो गया जो कई साल चलेगा। और इसी तरह GPs के पास इतना ज़्यादा रश हुआ कि उन्होंने जो है वो फ़ोन पे काम करते हैं और बहुत से मरीज निगलेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा उनको। दे विल हैव टू हैव मेक अ रिकवरी प्लान। अब वो रिकवरी प्लान जाहिर सी बात है इसी बात के ऊपर मुनस्सर है कि ये प्लान B के बाद क्या होता है। तो ये तो देखने की बात है कि मुझे लगता है कि थोड़ा असर इसका होना चाहिए, होगा। अकल तो यही कहती है कि होगा थोड़ा बहुत, लेकिन देखते हैं। ये तो दिस इज वॉचिंग दिस स्पेस, और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइज होगा तो लोग शायद घरों में भी रहना पसंद करें, घरों में रहकर अपना इलाज करना पसंद करें। अभी तक तो अस्पताल में वही लोग आ रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी या जिनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और वो लोग तो जारी रहेंगे क्योंकि ये इन्फेक्शन जारी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, मैं जो सवाल अभी मैंने छोड़ा डेल्टा क्रॉन के बारे में हम क्या जानते हैं, तो जावेद अकरम साहब के सामने मैं सवाल रखता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डेल्टा क्रॉन के बारे में हम क्या जान पाए हैं कि ये कैसे मुख्तलिफ है और कितना मुख्तलिफ है पहले से जो वेरिएंट्स हमारे सामने मौजूद थे? देखें, डेल्टा क्रॉन असद कोई 10 दिन हुए हैं दुनिया में आए हुए इसको, और वो 24 नवंबर से आया था ओमिक्रॉन। तो इसमें जो साइप्रस में डॉक्टर हैं फर्नांडो, उन्होंने ये देखा था कि इसमें जो कुछ वेरिएशंस और म्यूटेशन और कुछ इसकी हैं ओमिक्रॉन की। तो शुरू में उनको यही कहा गया था कि ये कंटेमिनेशन हुई है लैब में, जहाँ पे दोनों सैंपल्स इकट्ठे लगे हैं तो कंटेमिनेट हो। बल्कि अभी भी कुछ लोग यही बिलीव करते हैं, बहुत कम, लेकिन अब क्योंकि वो केसेस ज्यादा हो रहे हैं साइप्रस से, तो इसलिए सुपीरियर डॉक्टर्स और उनके बाकी भी बहुत सारे साइंसदान बशमूल मेरे, हम यही बिलीव करते हैं कि दैट इज अ फैक्ट नॉट अ मिथ, और ये वो नहीं थी। तो इसलिए उसमें लगाव तो उतना ही रहा है, तकरीबन 12% ज्यादा हो गया डेल्टा से इसको लगने की एबिलिटी, यानी कि स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है उनकी वजह से। लेकिन उसमें ये भी हुआ है कि जो मोर्टेलिटी है वो भी ज्यादा हुई है, और हॉस्पिटलाइजेशन रेट ओमिक्रॉन के मुताबिक तकरीबन 3 गुना बढ़ चुका है। क्योंकि उन्होंने एक स्टडी की साइप्रस में, हमारे पाकिस्तान में तो कोई ऐसा केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो हुए, उन्होंने जब उनकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग की तो उन्होंने देखा कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ज्यादा डेल्टा क्रॉन था एज कंपेयर टू नॉन हॉस्पिटलाइज्ड। तो ऑब्वियसली दिस मीन्स कि उसकी विरुलेंस भी बढ़ गई है। और जैसे मैंने कहा कि हमें इन म्यूटेशन आते नहीं है इन्होंने, और इनको हमें करना ये कहना कि ये अब कमजोर हो गया वायरस, ये इट्स टू अर्ली टू से दैट। सही है, अभी ये बिल्कुल इसमें, यानी ओमिक्रॉन से हमें लग रहा था कि ये कमजोर हो गया है, लेकिन डेल्टा क्रॉन आने के बाद लग रहा है कि इसमें ये शायद दोबारा खतरनाक हो सकता है। तो डॉक्टर ताबिदा साहिबा, ये डेल्टा के अगर इसका नाम डेल्टा क्रॉन है या डेल्टा का नाम साथ में लग रहा है, तो फौरी तौर पर एक आम आदमी को सुन के ये ज़हन में आता है कि ये डेल्टा जैसी खतरनाक खसूसियात इसके अंदर मौजूद होंगी। आप क्या कहेंगी? जी, मैं तो अभी और डेटा का इंतजार है हम सबको, क्योंकि ये आपको पता है एक दफ़ा रिडैक्ट हुआ उनका डेटा, एक दफ़ा उन्होंने डाला डेटा, ये जो साइंटिस्ट है ये यहाँ पर जिन्होंने रिपोर्ट किया इनको, और उसके ऊपर यही था कि कंटेमिनेशन हुई है, और एक और ग्रुप था जो उसको डिफेंड कर रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर पूरे बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं ममालिक के, तो उनको ज़रा केयरफुली इसको एनालाइज करना है
तो अभी वो मजीद डेटा इनपुट करेंगे, तो उसके बाद आई थिंक कि जब ये कंफर्म हो जाएगा या नहीं कंफर्म होगा तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक तो ये कंफर्म भी नहीं हुआ कि ये एग्जिस्ट करता है या ये कंटेमिनेशन थी लेबोरेटरी में, क्योंकि जिन्होंने दावा किया था इसका कि ये है, उन्होंने प्रॉपर डेटा नहीं दिया और अब वो देंगे दोबारा डेटा, वो अपना पीयर रिव्यू के लिए पुट करना चाह रहे हैं, और तो उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ पता चलेगा। तो मेरा ख्याल है उससे पहले तो कुछ कहा नहीं जा सकता वसूख से। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर जावेद साहब, हम इनकी अलामात को अलग अलग करके नहीं दे सकते कि ये ओमिक्रॉन की ये अलामात हैं और डेल्टा क्रोन की ये अलग अलामात हैं। देखें असद, हमें ये पता है कि 1/3 ऑफ जो ये पेशेंट्स होते हैं उनमें तो अलामात होती कोई नहीं है, वो लेकिन ट्रांसमिट करते रहते हैं, वो कैरियर्स होते हैं। तो इसलिए अलामात तो देखें सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता कि कौन सा वेरिएंट और कौन सी म्यूटेशंस हैं जीन में, इसमें वायरस में, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, सेक्स कौन सी है, आप स्मोक करें नॉन स्मोक करें, कोमोर्बिडिटीज कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और बाकी अगर आप स्टीरॉइड्स वगैरह दे रहे हैं किसी और वजह से अस्थमा की, तो वो जाहिर है आपकी अलामात सप्रेस्ड रहेंगी, इसलिए वो हिट्रोजेनिटी रहेगी। असल चीज़ ये है कि ये आपके जरिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो अगर ये समझते हैं कि अगर वो 4 दिन 5 दिन उनको नज़ला जुकाम रहा है और ख़त्म, तो देखें जो पाकिस्तान में और दुनिया में भी तकरीबन यही है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो 10वें दिन होती है अलामात के या 12वें दिन। उस वक्त वायरस मौजूद नहीं होती आपके जिस्म से, वायरस तो 5-6 दिन में निकल जाती है, खत्म हो जाती है, आप इन्फेक्टिव भी नहीं रहते। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन आपकी तब होती है और जो क्रिटिकल केयर में आप जाते हैं वो भी आपको तकरीबन 13 से 14 दिन में जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो निमोनिया की वजह से जाते हैं या क्लॉटिंग का आपका मैकेनिज्म जो बहुत ज्यादा फाल हो जाता है, बहुत ज्यादा गरम हो जाता है, तो आपके क्लॉटिंग हार्ट के वेस्कुलर बेड में या ब्रेन के या पेरिफेरल वेस्कुलर बेड में होनी शुरू हो जाती है। इसलिए उस वक्त ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि एक आप बेहतर हो गए, दैट डजंट मीन यू डोंट नीड फॉलो अप, यू डू नीड फॉलो अप। आपको और केयरफुल रहना चाहिए। और बाकी सबसे ज्यादा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 95% मुसलमान हैं, तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। सही है। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं, मैं ज़रा क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स रिकवर कर गया है, वो ठीक हो गया है, उसे 2 महीने हो गए हैं कोविड नेगेटिव हुए हुए, उसके बाद भी उसको फॉलोअप करना चाहिए कि क्लॉटिंग तो नहीं हो रही या कोई और डिजीज़ उसकी इसकी वजह से तो नहीं आ रही? देखें, अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज किसी को हुई है और वो रिकवर कर गया है और उसकी उम्र 60 साल है, 50 साल है और उसको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, फालिज हो चुका है, या उसकी वेस्कुलर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। बल्कि हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अपनी हैं कि हम एंटी कोएगुलेंट यानी कि एंटी प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स को रोकने वाली दवाई स्टिकीनेस को, जैसे एस्प्रिन है और जैसे ओरल एंटी कोएगुलेंट, हम उनको 6 माह तक देते हैं, क्योंकि उनमें एक जो आपकी हाइपर कोएगुलेबिलिटी रहती है। बाकी अगर आपका लंग डैमेज हुआ है तो फिर आप ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसके लिए हमने एक स्टडी अभी शुरू की हुई है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो लांसेट में पब्लिश भी हो रही है, एक्सेप्ट हो गई है, जिसमें हमने स्टेम सेल लोकली पाकिस्तान में लाहौर में हमारी यूनिवर्सिटी ने ड्राइव करके बना के स्टेम सेल इंजेक्ट किए हैं, जिसका बहुत खातर खा फायदा आया हुआ है उन लोगों को जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए थे आफ्टर रिकवरी, जो ऑक्सीजन के बगैर एकदम उनकी फॉल कर जाती है। तो आप कह रहे हैं कि स्टेम सेल एक ऐसी टेक्निक है जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, हमें बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट। राइट सर, बिल्कुल सही है। गुलाम हुसैन अमान साहब, आखिर में ये बताइए कि जनरली पब्लिक की तरफ से जो पाबंदियों का खात्मा है, बी प्लान का खात्मा, कैसे उसको देखा गया है? देखना काफ़ी जो है वो इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है इस हवाले से कि एक फियर सा था वो लग रहा है कि कम हो रहा है अब ना लोगों के अंदर, क्योंकि आगे जो है वो मौसम सरमा की थोड़ी सी सर्दी अब कम होना शुरू हो रही है आने वाले दिनों के अंदर, तो लोगों के अंदर जो है वो एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आप कह लें कि बढ़ रहा है कि अब जो है वो दोबारा जो है वो हम रूटीन की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब आप पाबंदियां इस तरह की लगाते हैं ना, तो फिर एक फियर फैक्टर हर वक्त जो है वो आपके साथ साथ ही रहता है। तो इस वजह से लोगों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है लोगों के अंदर बढ़ रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोरोना जो है वो इसके साथ ही हमें जो है वो एहतियात के साथ जो है वो अपने आप को
जो है वो लाइफ को आगे लेकर चलना होगा। जब तक जो है वो कोई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आती कि हम इससे मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली आउट होते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।